Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from AIMS New Delhi. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों MBBS में पहले फर्स्ट ईयर के एग्जाम में 1/3 बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि केवल 60-70% बैच ही केवल पास हो पाता है। अगर 150 बच्चों का बैच है तो क्यों उसमें केवल 100 बच्चे ही फर्स्ट ईयर पास कर पाते हैं और 1/3 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो है उनको टाइम लाइन ही नहीं पता होती कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एंटर होने के बाद से लेकर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने तक कॉलेज में होना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम लाइन के बारे में। यूजुअली आप जब कॉलेज में एंटर करते हो, काउंसलिंग चल रही होती है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन आपको दिया जाता है। स्टार्टिंग ओरिएंटेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाते नहीं हैं कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाई एक्चुअली स्पीड से तभी शुरू होती है जब पूरा बैच आ जाता है। तो यूजुअली जब भी आपकी लास्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, सारे बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके होंगे, उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अब जैसे काउंसलिंग लेट हो गई है, यूजुअली होता क्या है कि आपके मई तक आते आते वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एज़ पर कॉलेज। जून या जुलाई में आपका प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा और उसके 1 महीने बाद आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो जाएगा। इतने इसके बीच बीच में इंटरनल एग्जाम्स आपके होते रहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप कॉलेज में एंटर करते हो, कॉलेज बहुत फास्ट चलना शुरू होता है। बहुत तेज़ी से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस आपकी होनी शुरू होती हैं और आपके हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ इंटरनल्स या डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, हर कॉलेज का सिस्टम अपना अलग अलग होता है। कहीं पर इंटरनल्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, कहीं पर हो सकता है कि हर 10 दिन में एग्जाम हो, कहीं पर हो सकता है हर 2 महीने में एग्जाम हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन आपके इंटरनल्स भी चलते रहते हैं। सबसे लास्ट में आप प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये आपका कॉलेज का एक तो बेसिक फ्लो होता है। आपकी क्लासेस चलती हैं, आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, आपका डिसेक्शन हॉल होता है, आपके प्रैक्टिकल्स चलते हैं और इसके अलावा अगर और कोई क्लासेस लगानी होती हैं तो वो बीच बीच में चलती रहती हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि चूंकि एमबीबीएस का सिलेबस बहुत फास्ट भागता है और मई तक जा करके उनको कंप्लीट करना होता है, तो क्लासेस को अटेंड करना, प्रैक्टिकल्स को अटेंड करना, लेक्चर्स को अटेंड करना, साथ में चूंकि आप घर से आए हो फर्स्ट टाइम, होम सिकनेस भी थोड़ी सी होती है, कॉलेज के माहौल में एडजस्ट होना, ऊपर से एक रैगिंग का जो डर बना रहता है, इन सब चीज़ों के बीच में चीज़ों को मैनेज करना, ये थोड़ा बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर में मुश्किल पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या होते हैं कि यूजुअली बच्चे जो होते हैं 1/3 ऑफ द बैच फेल हो जाता है। नाउ हम बात करेंगे किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जाए, क्या क्या कर सकते हो ताकि आपका एग्जाम ईजिली निकल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो पढ़ेंगे उनका फर्स्ट ईयर ईजिली निकल सकता है। बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हमारी सही होनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमको करना क्या है। तो देखो, पहली प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा नीट का जो पैटर्न था, जो नीट यूजी का जिसका एग्जाम आप देकर के आए हो, उस एग्जाम में और अभी के जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। द मेन थिंग इज दैट अभी तक आपने एमसीक्यूज किए थे, अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, बायोलॉजी पढ़ी थी और आपने जो चीज़ें आप रट सकते थे वो आपने रटी थी, जैसे बायो की और केमिस्ट्री की। लेकिन बहुत सारा टाइम आपने न्यूमेरिकल्स करने में भी अपना दिया था। मेडिकल कॉलेज में अब कोई ना तो फिजिक्स होती है, ना केमिस्ट्री होती है, ना कहीं मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, ना कहीं न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट है। अब सब कुछ रटने का ही है। मतलब आप पढ़ोगे, आप नोट्स बनाओगे और आप रटोगे। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ होगी आपकी फर्स्ट ईयर में, तो दिमाग लगाने वाली कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो हियर योर मेमोरी मैटर्स ए लॉट। आप कितना ज़्यादा चीज़ें रट सकते हो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। आप कितना दिमाग अपना लगा सकते हो ये चीज़ मायने नहीं रखती। तो पहली बात ये ध्यान रखनी कि आपका सब कुछ खेल अब मेमोरी का है। सेकंड चीज़ देखो, हम जब नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा काम होता है एमसीक्यू का। जो भी हमारे दिमाग में मेमोरी में है, हमने सामने क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन हम टिक लगाए, आगे बढ़ गए। एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता। एमबीबीएस इज जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स। आपको लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ता है बहुत सारा। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस कंप्लीटली छूट चुकी होती है। अब आप साल भर अगर पढ़ते रहते हो लेकिन आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, जब आप लिखने बैठोगे, तो एक्चुअली आपको चीज़ें आने के बाद भी लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके हैबिट में नहीं है, वो हैबिट आपकी छूट गई। तो एक बहुत बड़ी आदत जो अभी आपको चेंज करनी है वो ये है कि आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के टाइम पर भी नोट्स प्रॉपर्ली बना करके आप आंसर प्रॉपर्ली लिख पाओ। और खास करके इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम के बच्चों को, क्योंकि नीट तो आपका हिंदी मीडियम में होता है लेकिन एमबीबीएस आपका इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों, कि आपको लिखने की आदत हो। मेन हेडिंग्स एटलीस्ट क्या लिखनी है वो आपको पता हो, क्योंकि हेडिंग्स भी अगर आप ढंग से लिख लेते हो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर फाइनल एग्जाम में आप हेडिंग्स भी अगर नहीं लिख पाए, मेन पॉइंट्स भी अगर आप कवर नहीं कर पाए, तो फिर उस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, सो एक चीज़ तो हो गई ये कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एमसीक्यूज के बेसिस पे आपका काम अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है ही नहीं फर्स्ट ईयर में। फिर देखिए, डायग्राम्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत काम में आपको आएंगे। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स।
चाहे बायोकेमिस्ट्री हो चाहे फिजियोलॉजी हो। फिजियोलॉजी में खास करके फ्लो चार्ट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से फ्लो चार्ट्स उठा सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके बायोकेमिस्ट्री में भी आपके साइकिल्स एंड फ्लो चार्ट्स बहुत मायने रखते हैं। और एनाटॉमी में बहुत मायने रखते हैं आपके डायग्राम्स। डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि जो लोग थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं, खास करके लड़कियां वगैरह, वो डायग्राम्स बहुत अच्छे बना लेती हैं। लड़के यूजुअली डायग्राम्स अच्छे नहीं बना पाते। और अच्छी बात यह है कि डायग्राम अगर आप गंदा सा भी बनाते हो तो आपका काम चल जाएगा, बट जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी वो है लेबलिंग। जो लेबलिंग आप करते हो डायग्राम की, वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ पता है, डायग्राम आपका सुंदर ना हो, खराब भी हो तो चल जाएगा, लेकिन जो लेबलिंग आप कर रहे हो वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करना है, खास करके लड़कों को, जिनको बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्टिक नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाने में या ये सब करने में मज़ा नहीं आता। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर डायग्राम्स एज पर द क्वेश्चंस जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर देखो, अभी तक आप कोचिंग पढ़ के आए हो, कोचिंग वाले क्या करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं और आपको उसी चीज़ की आदत होती है। लेकिन कॉलेज के लिए अब आपके पास कॉलेज जो है, आपके कॉलेज के जो लेक्चर्स होंगे वो कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है। कोई बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाएगा नहीं। तो आपको जो ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल भी हैं वो भी बहुत जेनेरिक हैं, मतलब वो आपके कॉलेज नीड के स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो आपको अपनी जो नोट्स हैं वो खुद ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर चीज़ें बहुत सिस्टमेटाइज नहीं है, सिस्टमेटाइज आपको खुद अपने हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिस चीज़ में आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके। एंड वन थिंग कि बुक्स बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है, तो हर कोई अलग अलग जगह से पढ़ना पसंद करता है। तो आपको बुक्स भी सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी पहले से ही कि एक्चुअली आपको फाइनल एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स से पढ़ना है और नोट्स आपको कहाँ से बनाने हैं। देखो, एक बात समझो, और चाहो तो कहीं पर लिख भी लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आपको आंसर छांटने में लगेगा, आंसर ढूंढने में लगेगा और मटेरियल इकट्ठा करने में लगेगा, उससे कई गुना कम टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को याद करने में। मतलब अगर आपका फाइनल एग्जाम है, मान लीजिए आपका महीने भर बाद एग्जाम है और आपके पास क्वेश्चन बैंक है जो आप सॉल्व करने वाले हो, तो क्वेश्चंस के आंसर छांटने में कि कहाँ पर कौन सी चीज़ दी हुई है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, इसमें आपका बल्क ऑफ द टाइम जाएगा, बजाय उस चीज़ को याद करने के। मतलब याद करने में आपको टाइम कम लगेगा और चीज़ें छांटने में, चीज़ें सॉर्ट आउट करने में और अपने पास मटेरियल इकट्ठे करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरी सलाह यह है कि जो अभी आपका पहले दिन से जो आपका टाइम है, चूंकि आपके पास अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, भले ही आप चीज़ें याद ना कर पाओ, लेकिन चीज़ें इकट्ठी करके रख लो कि कौन सी चीज़ पढ़नी कहाँ से है, कौन सा आंसर कहाँ पर दिया हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि पहले से नोट्स बना के रख लो। भले ही आपको नोट्स अभी याद ना हो, लेकिन जब आप लास्ट टाइम पढ़ने बैठोगे, अगर आपके पास सब कुछ हाथ में सिस्टमेटाइज होगा, आपको याद करने में बहुत कम टाइम लगेगा और उस टाइम पर एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर आप लास्ट टाइम में एक एक आंसर को ढूंढने बैठोगे तो वो आपका बहुत लंबा टाइम वेस्ट करेगा, वो वैल्यूएबल टाइम जो आप उस समय चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए यूज़ कर सकते थे। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर करके अभी अपने पास जितना बेस्ट वे में सिस्टमेटाइज करके रख सकते हो रख लो, वो चीज़ आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगी। और इस चीज़ के लिए आप चाहो तो एक ग्रुप बना सकते हो, अपने दोस्तों से अपनी हेल्प ले सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर दी हुई है, लेकिन आप चीज़ें जितना ज़्यादा सॉर्ट आउट करके रखोगे उतना चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके। फिर कॉलेज के जो लेक्चर्स होते हैं दे आर ऑफ नो यूज़। ओके, आप कॉलेज के लेक्चर्स में अटेंडेंस के लिए आप बैठते ज़रूर हो, पर मैक्सिमम बच्चों ने जो मुझे फीडबैक दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों को लेक्चर्स समझ में नहीं आते कॉलेज के। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं बहुत एक्सपीरियंसड होते हैं, वो किसी अलग लेवल पर ही पढ़ा रहे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आता। और चूंकि वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत आराम आराम से रुक रुक कर आपको हर एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है, इसलिए वो पढ़ाते हैं उनके हिसाब से। जो हम लोगों को कोचिंग, चूँकि हम कोचिंग करते हैं तो हमको आदत है उस तरह से पढ़ने की, तो जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती, जैसे लेक्चर्स कई बार हमको लगता है कि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे हो, किसी काम के नहीं है। लेक्चर्स काम के होते हैं, आप बैठोगे, वो जो चीज़ें हैं वो शायद आपको लाइफ में आगे चल के समझ में आएंगे कि उस समय प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया था, बट राइट नाउ हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत बोरिंग लगे, आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सिलेबस के हिसाब से होता है, जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो चीज़ें होती हैं फाइनल एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी आज तक पूछ रही है पिछले 5 साल के आपके पेपर्स। ओके। फिर देखो एक चीज़, भले ही क्लास के लेक्चर्स आपको समझ में ना आ रहे हों, लेकिन प्रैक्टिकल्स में जो आप आँख के सामने देखते हो वो आपको बहुत काम में आता है। हो सकता है प्रैक्टिकल्स में भी जो पढ़ाया जा रहा हो आपको ज़्यादा समझ में ना आया, आपको उस समय ग्रैस्प करने में दिक्कत हो, लेकिन प्रैक्टिकल्स अटेंड करने हैं और प्रैक्टिकल्स आपको एक एक चीज़ अपनी आँख से देखनी है। क्योंकि जब आप, अगर आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है ना, आँख के सामने कोई हो रहा है, तो भले ही उस समय आपको ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन जब आप घर जाकर के किताब खोल करके पढ़ने बैठोगे ना, तब आपको एक्चुअली आप कोरिलेट कर पाओगे कि उस दिन क्लास में चल क्या क्या रहा था। तो अगर आप लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल्स प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्चुअली उस प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने में, समझने में बाद में जाकर के बहुत हेल्प करेगी। और यूजुअली क्या होता है, प्रैक्टिकल्स की चीज़ों को फाइनल एग्जाम के पहले एक बार फिर से रिपीट किया जाता है, तब आपको वो चीज़ ज़्यादा बेटर पकड़ में आ पाएगी अगर आपने फर्स्ट टाइम ढंग से उसको एक बार देखा हुआ है तो। ओके, सो सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द सजेशंस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू। बहुत सारी किताबें फॉलो मत करो, लिमिटेड बुक्स फॉलो करो
और आप केवल फोकस करो पिछले 5 साल की यूनिवर्सिटी के पेपर्स पर। अगर आप बहुत सारी बुक्स फॉलो करोगे, मान लो आपने गाइटन गेनोंग पढ़ना शुरू कर दिया, एनाटॉमी में ग्रेज एनाटॉमी में आपने पढ़नी शुरू कर दी, बायोकेमिस्ट्री में हार्पर बायोकेमिस्ट्री के पीछे चले गए, लिपिनकॉर्ड के पीछे चले गए, तो होता क्या है कि दोस्त मेरे, अगले 7 से 8 महीने में आपका एमबीबीएस का सिलेबस कंप्लीट होना है। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। अब इस 2 से ढाई महीने में अगर मैं मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, मान लो फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप 2 से ढाई महीने का टाइम अगर एक सब्जेक्ट को देते हो तो आप पूरी गाइटन या गेनोंग खत्म कर लोगे, और उतने बीच में आप नोट्स भी बना लोगे, और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से आप पूरी प्रिपरेशन भी कर लोगे? सो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो ये किताबें जो होती हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको आप यूज़ करते हो। देखो, पढ़ना इन किताबों को भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझना चाहोगे कि इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की थीम क्या है, इनमें कैसे दिया हुआ है, इनमें किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, आपको लाइफ में आगे काम में आएगा। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास इन किताबों को पढ़ने का टाइम नहीं है। इन किताबों से आप सिलेक्टिवली कुछ कुछ चीज़ें उठा सकते हो अपने नोट्स में ऐड करने के लिए, ताकि आपके आंसर्स और बेटर हो पाएँ, लेकिन यू डोंट हैव टाइम टू रीड दीज बुक्स इन डिटेल। तो आप इस चीज़ को, प्रैक्टिकल रियलिटी को मान के चलते हुए, अपने दिमाग में ये भी लेकर के आपको चलना है कि जो ज़रूरी है पहले, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना, वो किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के चक्कर में आपको स्टार्टिंग में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम को देते टाइम आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने बनाए हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक बुक्स। फिर एक गलती जो बच्चे करते हैं कि वो जब नीट निकाल के आते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मैं तो इतना टॉप रैंकर हूँ और मैं देख लूँगा, निपट लूँगा। होता ही है भाई कि आपका कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में ये चीज़ मायने भी बहुत ज़्यादा रखती है कि जो क्लासेस हुई हैं, जो लेक्चर्स, जो आपके टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं आपके, उन्होंने आपकी शक्ल देखी है नहीं। अगर मान लीजिए आप क्लासेस बंक मारते हैं, आप प्रैक्टिकल्स में कभी जाते ही नहीं हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप घर में सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल देने जाओगे ना फाइनल एग्जाम का, तब वो आपको बोलेंगे, सबसे पहला सवाल टीचर आपसे यही बोलेगा कि तुम तो कभी दिखे ही नहीं प्रैक्टिकल में, तुम तो कभी क्लास आए ही नहीं, तुम्हारी कोई अटेंडेंस है ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि ना सिर्फ आप पढ़ाई करो, वहाँ पर आपको लोगों की नज़रों में भी रहना है, टीचर्स की नज़रों में भी रहना है, आपको लेक्चर्स वगैरह प्रॉपर्ली अटेंड करने हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि आप कौन हो और आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो और यहीं कहीं बच्चे हो। ताकि, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप एब्सेंट रहते हो कंटिन्यूसली और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते शुरुआत में, तो एकदम से लास्ट में दे विल नॉट कोऑपरेट विथ यू। सो यू हैव टू बी इन देयर टच और यू हैव टू कंप्लीट योर अटेंडेंस ऑल्सो। ओके, एंड सो आपको जो मेन चीज़ थी, 5 साल की यूनिवर्सिटी के आपके पेपर्स करने हैं। ओके, एक गलती बच्चे करते हैं, प्रैक्टिकल्स, जब आप प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हो, चाहे एनाटॉमी का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, फिजियोलॉजी का हो, इनके लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ना आप जब प्रैक्टिकल आप कर रहे होगे, तो प्रैक्टिकल करने के बाद उसकी थ्योरी कुछ आप घर से आके बुक से पढ़ोगे। इसके अलावा आपके कॉलेज में आपके टीचर्स क्या पूछते हैं, ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो एमबीबीएस की तैयारी होती है ना, ये पूरी आपकी कॉलेज स्पेसिफिक होती है। हर कॉलेज का अपना पैटर्न अलग अलग होता है, हर कॉलेज के टीचर्स अलग अलग होते हैं, हर किसी का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ बेसिकली प्रैक्टिकल्स में क्या पूछा जाता है और आपके यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसा चलता है। उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके सीनियर्स। बट क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में होते हो, आपको सीनियर से डर भी लगता है और कोई बहुत ज़्यादा आप फ्रैंक भी नहीं हो सकते उनसे, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको थोड़े कुछ टाइम बाद, जब आपका कुछ टाइम निकल जाएगा कॉलेज में, 4-6 महीने बाद, तभी आप कर पाओगे। लेकिन तब भी जो भी आप ऑब्जर्व करते हो कि ये चीज़ कॉलेज में पढ़ाई जा रही है और ये टीचर ये चीज़ें पूछता है, तो वो चीज़ें आपको आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, और नोट्स अलग से बने हुए होने चाहिए प्रैक्टिकल्स के, कि प्रैक्टिकल्स में पूछा क्या क्या जाता है, क्योंकि वो लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल्स के पहले भी पढ़ने के लिए इतना सारा हो जाता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं हो पाती। और इस भरोसे बिल्कुल मत बैठना कि प्रैक्टिकल्स कॉलेज वाले पास कर देंगे। हो सकता है पास कर दें, हो सकता है ना करें, पर आपको तो परफॉर्म करके आना ही है। रहो अपने भरोसे, कॉलेज के भरोसे मत बैठो। ओके, एंड सी, खास करके एनाटॉमी में इतनी चीज़ें होती है, बोन्स होगी, हिस्टोलॉजी होगी, इम्ब्रियोलॉजी होगी, प्रैक्टिकल्स में एक एक ऑर्गन्स होंगे अलग, जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना सब कुछ लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता। सो आपको अपने कॉलेज के हिसाब से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें छांटनी पड़ेंगी, जो आप बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि एग्जाम में अगर आप जब वाइवा दे रहे हो, आपको सब कुछ ना बने, लेकिन लिमिटेड चीज़ें जो आप पढ़ के गए हो वो आप बहुत अच्छे से बता पाओ। और अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जा सकते हो उतना बेटर है, लेकिन बाकी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलेक्टिव तो होना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल जब आप देने के, जब वो टाइम आएगा, जब थोड़ा सा आप 6 महीने 8 महीने कॉलेज में सेटल हो चुके होगे, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू लीव। ओके, एक गलती जो बच्चे यूजली करते हैं, जो नहीं करनी है कभी किसी प्रोफेसर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, एंड कभी मैनेजमेंट से पंगा नहीं लेना है।
आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। एंड सी, ये कोई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम नहीं है आपके एमबीबीएस के, ठीक है, कि नीट जैसे पूरे देश के लेवल पे एक साथ हो रहा हो। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बहुत कुछ कॉलेज के आपके प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है। सो यू ऑलरेडी एंड यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट देम। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपको पास या फेल कर सकते हैं। सो कभी किसी से ज़बरदस्ती उलझना नहीं है, कभी किसी से ज़बरदस्ती पंगा नहीं लेना, अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ओके। और कुछ चीज़ें और जो होती हैं, इन चीज़ों को सबसे लास्ट के लिए मैंने रखा है, जो चीज़ें लोगों को प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो एक है रिलेशनशिप्स। जो आपका अगर नया नया रिलेशन कोई बंदा है तो वो पढ़ाई से दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके। एंड कॉलेज में जो हॉस्टल्स में होता है ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में मान के चल रहा हूँ कि आप इतने मैच्योर हो गए कि आप समझ पाओगे कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को पास करने की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि ना अगर एक बार बैक लग जाती है तो वो फिर आगे चल के ना पूरे 5 साल तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो आई होप दैट यू विल फोकस ऑन योर स्टडीज़। एंड फाइनल जो मेरी सलाह ये है कि ये अब आप एमबीबीएस करने आ गए हो, ओके, अब आप बड़े हो गए हो, अब बच्चे नहीं हो। सो यू डोंट हैव टू फाइट योर बैटल्स अलोन। जितने ज़्यादा सीनियर्स से या आपके जो भी आपके मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, जिनसे आपको लगता है कि आप इजी टू अप्रोच हैं, जो जिनसे आप बात कर सकते हो, उनसे आपको बात करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितना ज़्यादा आप किसी काम को करने के पहले लोगों से समझोगे, जिन लोगों ने उस काम को किया हुआ है, जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के से सलाह लोगे जो लोग उस काम को कई बार कर चुके हैं, या जिन लोगों ने उस काम को किया है, वो आपको नए नए आइडियाज़ देगा। हर गलती खुद करके सीखना ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों से जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना ही काम आपके खुद के लिए आसान होगा और आप इजीली एग्जाम निकाल पाओगे। सो आपको अपने कमरे के अंदर इंट्रोवर्ट होकर रहने की बजाय लोगों से बाहर निकल करके बात भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ट्राई टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। आपके सीनियर्स जो भी आपको अप्रोचेबल लगते हो, उनसे आप बात करिए, वो आपको बहुत कुछ गाइड कर पाएंगे। एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपकी फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो आप इजीली निकाल ले जाओ। एंड सब बच्चों के लिए मैंने एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी है। नेक्स्ट वीक मैं एक जूम मीटिंग करूंगा। सो आप में से जो भी फर्स्ट ईयर में जिसने अभी एडमिशन लिया है और जो फर्स्ट ईयर के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता है और जो स्ट्रैटेजी समझना चाहता है आगे के लिए, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि पीजी तक के लिए, सो यू कैन जॉइन दैट मीटिंग। यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम एक मैं टाइम और आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक एक जूम मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आप उस मीटिंग में आइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर दैट हाउ टू क्लियर the MBBS first year exam easily. Okay, thank you.